हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाइजिक पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से रिगार्डिंग। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कौन पार्टी होती है किसी मुकदमे के अंदर, यानी कि पार्टी ऑफ शूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है पार्टी ऑफ शूट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो, मेरे एफर्ट्स जो मैं लगा रहा हूँ वीडियो बनाने में आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास चली जाए। तो पार्टी ऑफ शूट्स का क्या मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे या सिंपल वर्ड में समझे तो इसका मतलब होता है बेसिकली किसी मुकदमे के अंतर्गत दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। पहली वो पार्टी जो कि मुकदमा करती है, जिसका कोई राइट वायलेट होता है या कोई उसे इंजरी होती है। दूसरी वो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट वो प्रीवियस पार्टी जो है, जिसके राइट का वोलेशन हुआ है या इंजरी हुई है, वो किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा करती है। उस पार्टी को हम डिफेंडेंट पार्टी कहते हैं। जो पार्टी मुकदमा करती है उसे हम प्लेंटिव पार्टी कहते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि क्या जो केस फाइल कर रहा है उसके अंतर्गत एक या एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, या एक या एक से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। इसी तरह दूसरी तरफ जिसके अगेंस्ट मुकदमा किया गया है, यानी कि प्रतिवादी या डिफेंडेंट हम कहते हैं, क्या वो एक या एक से ज़्यादा पार्टी हो सकती है या पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर। तो हम इसी को आज डिटेल में समझेंगे, आज के टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कोई भी केस किसी एक पार्टी के द्वारा फाइल किया जाता है किसी दूसरे के अगेंस्ट, और जिस कोर्ट के अंतर्गत ये केस फाइल किया जाता है उस कोर्ट के पास जो कॉम्पिटिएंट या सक्षम कोर्ट होगी, उसको उसके पास यह पावर होती है कि वो पार्टी के राइट और लायबिलिटी को डिसाइड कर सकता है। किसी भी मुकदमे के अंतर्गत पार्टी वर्ड का क्या मतलब होता है? पार्टी वर्ड का मतलब होता है लेटिगेंट, यानी कि किसी भी कानूनी मुकदमे में जो पर्सन इन्वॉल्व होता है उसे लेटिगेंट कहते हैं या पार्टी कहते हैं। इसके अलावा वो पर्सन जो किसी मुकदमे में जो प्रोसीडिंग होती है, जो कार्रवाई होती है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वो उसका एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं पार्टी। सिविल कोर्ट के अंतर्गत बताया गया है किसी भी मुकदमे के अंदर दो पार्टीज प्रेजेंट होती हैं। पहली वो पार्टी जो कि केस को फाइल करती है, यानी जिसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, वादी कहते हैं। दूसरी वो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, जिसे हम डिफेंडेंट कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं। और यह दोनों पार्टीज का होना आवश्यक है जब कोई भी शूट फाइल किया जाता है। इसके अलावा इन दोनों पार्टी को डिफरेंट नाम से भी हम जानते हैं, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो प्लेंटिफ पार्टी है उसे हम नेसेसरी पार्टी कहते हैं। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है, जब कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा तभी तो मुकदमा चलेगा ना। अगर कोई केस किसी के अगेंस्ट फाइल ही नहीं करेगा तो वो मुकदमा चलेगा ही नहीं। इसलिए जो प्लेंटिफ पार्टी है उसे नेसेसरी पार्टी माना जाता है, जो एब्सोल्युटली प्रेजेंट होनी चाहिए। और दूसरी पार्टी आती है प्रॉपर पार्टी, जिसे हम डिपेंडेंट पार्टी कहते हैं। यानी कि जब किसी एक पर्सन के द्वारा फाइल किया जाता है केस, तो वो किसी दूसरे के अगेंस्ट ही फाइल करेगा, तो दूसरे के अगेंस्ट फाइल किया जाता है उस डिफेंडेंट पार्टी को प्रॉपर पार्टी माना जाता है। यानी कि किसी भी केस को पूरा करने के लिए इन दोनों पार्टीज का होना अति आवश्यक है, जो कि पहली नेसेसरी पार्टी होती है और दूसरी प्रॉपर पार्टी होती है, जो कि दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्लीडिंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है।
वहाँ पर मेंशन होना चाहिए जब कोई प्लीडिंग की जा रही है, उसका नाम, उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन या प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। जब किसी केस के अंदर, किसी मुकदमे के अंदर, किसी शूट के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है या एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो उस सिचुएशन में क्या वो एक साथ केस फाइल कर सकते हैं या वो अलग अलग फाइल करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस कोई केस इस तरीके का फाइल किया जाता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वादी और प्रतिवादी हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, तो वहां पर नंबर्ड कंजर्वेटिवली होते हैं, यानी कि नंबरिंग करनी होती है, ना कि सभी का नाम मेंशन किया जाए। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब कभी भी कोई पर्सन लीगली डिसेबल हो जाता है किसी केस को या मुकदमे को फाइल करने के लिए, तो उस सिचुएशन में वो अपने गार्जियन के माध्यम से या नेक्स्ट फ्रेंड जो कि केस को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जनरली यह कहा जाता है कि किसी भी मुकदमे के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, एवरी पर्सन को समझा जाता है कि वो पार्टी बन सकती है किसी मुकदमे के अंदर, उसे कॉम्पिटेंट माना जाता है, सक्षम माना जाता है। अब हम इल्यूस्ट्रेशन के माध्यम से कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में अगर दो या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ डिफेंडेंट है, तो क्या हम जॉइंटली फाइल कर सकते हैं केस को, यानी कि संयुक्त रूप से मुकदमा फाइल कर सकते हैं, या हम अलग अलग फाइल करेंगे, सेपरेटली या सेवरली फाइल करेंगे। तो हम इसे एक इल्यूस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक पर्सन है जिसने एग्रीमेंट किया ए और बी पर्सन के साथ कि वो कुछ सर्टेन आइटम डिलीवर्ड कर देगा एक विशेष समय पर, और ये जो आइटम भेजे जाएंगे ए और बी को, ये दोनों को सेपरेटली प्रोवाइड करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है ध्यान देने लायक, कि देयर इज ओनली द वन एग्रीमेंट, यानी कि उन दोनों ए और बी के अगेंस्ट एक्स ने एक ही एग्रीमेंट करा है, भले ही वो दोनों को अलग अलग आइटम पहुंचाए। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन सम रीज़न, किसी कारण से जो एक्स है वो फेल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा कि एक्स ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का। अब क्या सिचुएशन है कि ए और बी क्या अलग अलग केस फाइल करेंगे या ए और बी एक साथ केस को फाइल करेंगे, इसको हम समझेंगे। सिंस देयर इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो कि हमने प्रीवियस ये एग्जाम्पल पढ़ा, यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया है जिसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट कंसीडर किया गया है, और जो कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है जब किसी एक एक्ट पर, एक ट्रांजैक्शन पर, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, वो ए और बी दोनों के दोनों जॉइंटली शूट को फाइल कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर एक्ट और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। क्योंकि एक्स ने क्या कहा था ए और बी से कि मैं एक सर्टेन आइटम है जो कि दोनों को पहुंचा दूंगा एक एग्रीमेंट में, तो आइटम जो है या ट्रांजैक्शन जो है वो सेम है ना, इसीलिए यहाँ पर ए और बी जो है वो संयुक्त रूप से मुकदमा फाइल कर सकते हैं, जॉइंटली फाइल कर सकते हैं, ना कि वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग फाइल करेंगे। अब दूसरे सिचुएशन क्या आती है इन द सेम एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि जब एक्स जो पर्सन है वो ए और बी के साथ अलग अलग एग्रीमेंट बनाता, ना कि एक ही एग्रीमेंट बनाता, तो उस सिचुएशन में क्या होता, उस सिचुएशन में वो दोनों को अलग अलग चैलेंज कर सकता था, यानी कि उन दोनों के को अलग अलग मुकदमा फाइल कर सकता था। लेकिन उसके पास यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि वो यहाँ पर दोनों को जॉइंटली भी केस फाइल कर सकता है, जोइनर ऑफ द प्लेंटिफ बनकर। यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो ए और बी को सेम आइटम पहुंचा रहा है, यानी कि जो एक्ट है और जो ट्रांजैक्शन है वो सिमिलर है, इसलिए उसके पास ऑप्शन मिल जाता है कि वो जॉइंटली भी उसे फाइल कर सकता है। जो ये दो कंडीशन है, ये जो दो शर्तें बताई गई हैं, इनमें भी सेम बातों को डिस्कस किया गया है जो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझी। यानी कि जब कोई राहत मांगी जाती है, रिलीफ मांगी जाती है, और वहाँ पर उस केस के अंदर जो
कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां पर सिमिलर होता है, या ट्रांजैक्शन जो है सिमिलर है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन सिमिलर है, तो उस केस में वो जॉइंटली फाइल करेंगे केस को। अगर सेपरेट इंडिपेंडेंट शूट फाइल किए गए हैं तो वहां पर एक चीज उठेगी, ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा, यानी कि सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ या क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट वहां पर अराइज होगा, जब भी वो मुकदमे को एज ए जोइनर बन के फाइल कर सकते हैं, यानी कि जोइनर ऑफ प्लेंटिव भी हो सकते हैं और जोइनर ऑफ डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। अब हम समझेंगे ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर 1 के बारे में, जो कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत बताए गए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर बताए गए हैं जिसके अंदर सभी ऑर्डर्स का अपना अलग अलग काम है। तो ऑर्डर 1 के अंतर्गत बताया गया है पार्टी ऑफ शूट्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शूट्स के अंदर दो पार्टी होती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि कुछ सिचुएशन में एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं या एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं। तो रूल 1 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कब कोई पर्सन ज्वाइन हो सकता है एज ए प्लेंटिव, यानी कि जो मुकदमा फाइल कर रहा है वो किसी और के भी बिहाफ पर मुकदमा फाइल करके उस में और पार्टीज को भी ज्वाइन किया जा सकता है। एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर प्लेंटिफ हो सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि सभी पर्सन ज्वाइन हो सकते हैं किसी एक शूट के अंदर, एक मुकदमे के अंदर एज ए प्लेंटिफ यानी वादी, जहां पर वेयर कोई राइट है टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कोई राहत का अधिकार है और उस केस में अराइज हो रहा है सेम एक्ट सेम ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज एलिग्ड टू एग्जिस्ट इन सच पर्सन। तो वहां पर वो उस पर्सन में एग्जिस्ट कर रही है, अगर सेम एक्ट है सेम ट्रांजैक्शन है तो वहां पर कोई भी पर्सन सभी पर्सन्स को ज्वाइन किया जा सकता है प्लेंटिफ एक एक ही मुकदमे के अंदर। या तो वो ज्वाइंट हो जाएंगे या वो सेवरली अलग हो जाएंगे या वो अल्टरनेटिव, यानी अल्टरनेटिव का मतलब एक ही जगह पर किसी दूसरे का यूज करना। पहली कंडीशन यहाँ पर ये बताई गई है ऑर्डर 1 रूल 1 के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है ये ऑलरेडी हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जब कोई इंडिपेंडेंट या सेपरेट शूट किसी पर्सन के अगेंस्ट लिया जाता है तो वहां पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहां पर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होना चाहिए, तभी वो एज ए जॉइंटर एज प्लेंटिफ बन सकता है। तो रूल 1 के अंतर्गत यही बताया गया है। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं, यानी कि ए पर्सन है जिसने हमला किया बी के अगेंस्ट, बाद में बी ने ए के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया टोर्ट के लिए, यानी कि उसने यहाँ केस फाइल किया इंडिविजुअली ना कि और के साथ मिलकर। तो यहाँ पर जो जॉइंटर ऑफ पार्टी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, वह अराइज तभी होता है जब एक्ट डन किया जाता है दो या दो से ज्यादा पर्सन के द्वारा, या वो इफेक्ट किया जाएगा या वो इफेक्ट करेगा दो या दो से ज्यादा पर्सन को। तो उस सिचुएशन में जो जॉइंटर ऑफ पार्टी का जो कंसेप्ट है वो उठता है, जैसे कि नीचे हमने लिखा है इफ ए असोल्ट बी एंड सी, यानी कि ए पर्सन ने बी और सी को हमला किया है, यहाँ पर अगेंस्ट में दो पार्टी आ गई तो वो दोनों अलग अलग भी केस कर सकती है और एक साथ भी केस कर सकती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसी तरह बी और सी, ए और बी पार्टी है जो बी और सी के अगेंस्ट असोल्ट करती है, तो यहाँ पर जोइनर ऑफ द पार्टी अराइज होता है, यानी कि यहाँ पर जोइनर ऑफ द प्लेंटिव भी हो सकते हैं, जोइनर ऑफ द डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। जोइनर ऑफ द प्लेंटिव मतलब कि एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिव है, जोइनर ऑफ द डिफेंडेंट यानी एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और प्लेंटिव में एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिव है। अब हम समझेंगे रूल 2 को। रूल 2 के अंतर्गत बताई गई है न्यायालय की शक्ति के बारे में कि कोर्ट के पास यह पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है या आदेश दे सकती है सेपरेट ट्रायल का, कि आप अलग अलग ट्रायल कर सकते हो। ये ऐसा कब होता है, जब वेयर इट अपियर टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंटर ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कोई जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ है वो कोर्ट में अपियर होता है
लेकिन वो जो मुकदमे का ट्रायल है उसे उसे करने में उसे डिले करता है। तो उस सिचुएशन में न्यायालय पुट कर देती है कि प्लेंटिफ इलेक्शन कर सकता है, या प्लेंटिफ के कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर कर दिया जाता है कि वो सेपरेटरी ट्रायल कर सकता है, एंड मेक सच अदर एज मे बी एक्सपेंडेड, या इसके अलावा कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो कि जो ट्रायल डिले हो रहा है उसको ईजिली या जल्दी से कंप्लीट किया जा सके। तो रूल 2 के अंतर्गत यही बताया गया है न्यायालय की शक्ति के बारे में कि वो सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम समझेंगे ऑर्डर 1 के रूल 3 के बारे में, जो बताता है हु मे बी जॉइंट एज ए डिफेंडेंट, यानी कि किस पर्सन को प्रतिवादी ज्वाइंट किया जा सकता है। एक केस के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रतिवादी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था प्लेंटिफ रूल 1 के बारे में, इसी तरह सेम एज इट इज़ है, बट इसमें डिफेंडेंट प्रतिवादी वर्ड का यूज़ किया गया है। तो सभी पर्सन को ज्वाइन किया जा सकता है एक मुकदमे के अंदर एज ए डिफेंडेंट, वेयर जहां पर कोई भी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि कोई राहत से संबंधित कोई अधिकार है किसी केस में अराइज आउट हुआ है, सेम एक्ट है, सेम ट्रांजैक्शन है, सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन सेम है, और वो एग्जिस्ट करती है अदर पर्सन के अगेंस्ट, सच पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट या तो वो मुकदमे को जॉइंटली कर सकता है, सेवरली कर सकता है, या फिर अल्टरनेटिवली कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये बताई गई है रूल 3 के अंतर्गत। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, अगर अलग अलग मुकदमा फाइल किया जाता है, सेपरेटली मुकदमा किया जाता है, और वहाँ पर वो उस पर्सन के अगेंस्ट है, तो वहाँ पर एक चीज़ कॉमन होगी कि वहाँ पर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होना चाहिए, तभी वो एज ए ज्वाइनर ऑफ डिफेंडेंट कहलाएगा, ज्वाइनर एज डिफेंडेंट कहलाएगा। तो रूल 3 के अंतर्गत यही बताया गया है। अब हम समझेंगे रूल 3A के बारे में, जिसमें बताया गया है कि न्यायालय के पास यह पावर है कि वो ऑर्डर निकाल सकता है सेपरेट ट्रायल का, जो जहां पर जॉइनर ऑफ डिपेंडेंट किसी भी ट्रायल को डिनाई करता है या लेट करता है। जैसा कि हमने रूल 2 में पढ़ा था, वहां पर प्लेंटिफ के लिए वो ऑर्डर निकालता है, जो न्यायालय है कोर्ट के द्वारा ऑर्डर निकाला जाता था। सेम एज इट इज इसमें रूल 3A के अंतर्गत बताया गया है कि न्यायालय के पास यह पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर निकाल सकता है अगर ट्रायल में डिले हो रहा है उस सिचुएशन के अंतर्गत। तो इसी में सेम एज इट इज यही बताया गया है, वेयर इट अपियर टू द कोर्ट दैट एनी जोइनर ऑफ द डिफेंडेंट में डिलाई द ट्रायल ऑफ द शूट, देन द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल और मेक सच ऑर्डर अदर एज मे बी एक्सपेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, यानी कि जस्टिस के लिए वो कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो एक इस तरीके का ऑर्डर निकाल देगी ताकि जो ट्रायल डिलाई किया जा रहा है डिफेंडेंट के माध्यम से, डिफेंडेंट की ओर से, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किए रूल 3A को, रूल 3 को। रूल 3A के अंदर की उसमें बताया गया है कोर्ट के पास पावर है सेपरेट ट्रायल की, किसके अनुसार, जॉइनर ऑफ द प्लेंटिफ के रूप में। और रूल 3 के अंतर्गत बताया गया है कि किस पर्सन को या कौन पर्सन जॉइंटर होंगे एज ए डिफेंडेंट। रूल 2 के अंतर्गत बताया गया है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, यानी कि न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वो सेपरेट ऑर्डर के लिए सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर आदेश निकाल सकते हैं, जहां पर बात हो रही है जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ की। और रूल 1 के अंतर्गत बताया गया है हु में बी जॉइंट एज ए प्लेंटिफ, की किसको वादी ज्वाइंट किया जा सकता है किसी केस के अंतर्गत। इसके अलावा हमने इलस्ट्रेशन को समझा और इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी जो रूल्स हैं ये इसमें और भी काफ़ी रूल हैं, उनको हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज आपको ये वीडियो हमारी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए,
लॉ से रिगार्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।